ये बड़ा अच्छा संवेदनशील और बहुत अच्छा मुद्दा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष का समापन 15 नवंबर को होने जा रहा है और इसको हम पंचायत से लेकर राजधानी तक मनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, क्योंकि भगवान का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और बिरसा मुंडा ने अपने जीवन के अंदर जिस तरीके से उनका जीवन जिया शेर की तरह आदिवासी समाज में और अंग्रेजों से जो संघर्ष किया है वो काबिले तारीफ है। दुर्भाग्य से इतिहास के पन्नों में जो सम्मान बिरसा मुंडा को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और इसीलिए हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब इसको शिक्षण संस्थाओं में भी इसकी गतिविधियां चलेगी और साथ ही इसको कहीं न कहीं बच्चों के कोर्स में भी लागू किया जाए, ऐसा हम विचार करते हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है और 1 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम रविंद्र भवन में होगा, जहां अभ्युदय मध्य प्रदेश का कार्यक्रम होगा और इसको मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। रविंद्र भवन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। रविंद्र भवन में विजन डॉक्यूमेंट्स का विमोचन होगा और निवेश संबंधी उपलब्धियां जो 2 वर्षों में हमने प्राप्त की और उसकी जानकारी से अवगत कराएंगे। डिजिटल सेवाओं का लोकार्पण, देखिए गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है कि डिजिटल सेवाएं ज्यादा से ज्यादा हो और हमारी सरकार इसको बहुत गंभीरता से पालन कर रही है और हम डिजिटल सेवाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ाते भी जा रहे हैं। रोजगार और कौशल विकास, किसी भी सरकार के लिए अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार देना एक चुनौती है अभी और हमने इसको बहुत फोकस किया है, इन्वेस्टमेंट लाकर, उद्योग लगाकर और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से और अलग अलग प्रकार की योजनाएं लागे। जैसे विश्वकर्मा जयंती पे हमने विश्वकर्मा योजना लाकर सब छोटे छोटे जो सुतार है, बढ़ई है, इनको छोटा सॉफ्ट लोन देकर उनके काम में बढ़ावा देना। वो रोजगार उनको तो मिले ही पर वो रोजगार देने वाले भी बने। ये हमारी सरकार की हमेशा नियत रही है और इसी दिशा में हम लोगों ने जो काम किया उसका भी हम यहाँ पर बताएंगे। प्रदर्शनी पिछले 2 वर्ष की प्रगति में जो भी हुआ है और सायंकाल को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें बहुत ही अच्छे पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल, आप सबने नाम सुना ही होगा, बहुत ही अच्छे गाते हैं, बहुत मधुर गाते हैं और उनका गायन भी होगा और श्री कृष्ण भक्ति के पदों का प्रस्तुति होगी और 2 और 3 नवंबर को महानाट्य विक्रमादित्य की प्रस्तुति होगी और सभी राज्य के सभी जिलों में स्थापना दिवस अलग अलग तरीके से मनाया जाएगा, ऐसे राज्य शासन के निर्देश। हाँ, प्रभार के जिले में जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जानते हैं कि पीवीटीजी जो हमारे ट्राइबल में भी अति पिछड़े ट्राइबल हैं, जो इसमें कि भारिया, बेगा, सहरिया ये लोग आते हैं, ये बहुत ही पिछड़े हैं। ये हमारे लगभग 24 जिलों के अंदर फैले हुए हैं। ये जो घर घर विद्युत देने की योजना थी हमारी, उसमें अभी भी इसके लगभग 18,833 घर छूट गए थे। हमने भारत शासन के सहयोग से इन सब घरों में भी प्रकाश ऊर्जा की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसमें भारत शासन की योजना है, भारत शासन हमें 60% देगी, 40% हम राज्य सरकार से होगा। अब इसमें कई बहुत दूरस्थ हैं जहां पर कि सीधे लाइन जाकर ले जाना बहुत ही महंगा पड़ेगा। एवरेज इनको एक घर में बिजली देने में 2 लाख रुपए का खर्च आता है, पर कई ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहां पर कि 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए एक घर को देने में आएगा, फिर उसका मेंटेनेंस भी बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि दूर लाइन खिंच जाती है
हवा आ रही है, आंधी आ रही है, कभी कुछ तार टूटता है, कभी कुछ क्या होता है, तो मेंटेनेंस की जरूरत है। इसलिए उन घरों में हम सोलर बैटरी सिस्टम लागू करेंगे। और सोलर बैटरी सिस्टम ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं, कुल 211 ऐसे दूरस्थ मकान हैं जो कि जहाँ पर कि ग्रिड से हम बिजली नहीं पहुँचा सकते, वहाँ हम सोलर लाइट लगाएंगे। इस प्रकार कुल 18,338 घरों के अंदर ये लाइट लगेगी। इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें 60% भारत सरकार का है और 40% राज्य सरकार का है। हाँ 89 79 78 करोड़ 94 लाख कुल मिला के 80 करोड़। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर ने बसवाहा जिला छतरपुर में व्यवहार न्यायाधीश स्तर के न्यायालय का अमले सहित प्रस्ताव अनुमोदित किया है। इसके पदों की स्वीकृति देना थी, वो आज हमने नवीन पद की स्वीकृति दी है। इसके ऊपर लगभग 52 लाख रुपए आएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि छतरपुर और इस इलाके के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को न्याय में प्राप्त करने में काफी देर होती थी और इस प्रकार यहाँ पर न्यायालय खुलने से वहाँ के गरीब लोगों को काफी फायदा मिलेगा। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपने देखा होगा कि 132 केवी की जो लाइन जाती है वो खेतों के ऊपर से जाती है और खेतों में आपने देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा किसान का उसमें बहुत नुकसान होता था। उसके खेत पर टावर लग जाता था, टावर लगने के बाद उसको बहुत राशि भी बहुत कम मिलती थी, फिर लाइन की राशि भी बहुत कम मिलती थी जो उसके खेत में से जा रही थी। वो सब हमने बढ़ाई है। लगभग 132 केवी की जो टावर लगेगा, पहले हम लोग कोई उसको कागज का है, पहले हम देते थे शायद 30%, अपन देते थे 85%। 85%। पहले हम 85% देते थे कलेक्टर गाइडलाइन का, अब हम उसको बढ़ाकर 200% दे रहे हैं। और उसके अलावा भी जैसे टावर, ये समझ लीजिए टावर लग रहा है, टावर के आसपास भी हम 1-1 मीटर की जमीन का मुआवजा उसको देंगे। ये जमीन किसान के नाम पे ही रहेगी, वो वहां पर उसका अधिकार उस जमीन पर रहेगा। ऐसे ही जब लाइन जाएगी, लाइन का भी हम क्षतिपूर्ति उस वक्त हम देते थे 15%, अब हमने उसको लगभग 30% कर दी है। और उसमें भी हमने लाइन जैसे यहां से जा रही है तो इसके दोनों साइड उसका एरिया और बढ़ाएंगे जिससे किसान को लाभ मिले और ये लगभग 30% देंगे हम उसको कलेक्टर गाइडलाइन का। तो इस प्रकार ही किसानों को काफी बड़ी राहत देने का हमने काम किया है। इसमें कॉरिडोर में 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी की लाइन जो होती है, उसमें हमने तय किया कि जो 132 में 28 मीटर देंगे उसको लाइन का, 220 में 35 मीटर देंगे और 400 केवी में 52 मीटर का उसको मुआवजा मिलेगा। फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि वो किसान के नाम ही रहेगी और किसान उस पर खेती कर सकेगा, पर मुआवजा उसको मिल जाएगा, वन टाइम मुआवजा है। ये भी एक अच्छा निर्णय हुआ आज, जो सेवानिवृत्त होने के बाद कई बार कर्मचारी अधिकारी मकान नहीं छोड़ते हैं, तो वैसे नियम के अनुसार 6 महीने तक तो रह सकते हैं, पर 6 महीने बाद यदि वो फिर 3 माह का और बढ़ाना चाहे तो सामान्य किराया और दे सकेंगे, और उसके अगले 3 माह में उसका 10 गुना किराया देना पड़ेगा और इसके बाद फिर पेनल्टी देना पड़ेगी। वो पेनल्टी 10 टाइम्स होगी, 30 टाइम्स होगी जो किराया है उसका। तो इसे 3,000 किराया है तो फिर वो 90,000 पहुंच जाएगा, 30 टाइम्स उसको पेनल्टी देना पड़ेगी। क्या होता है कि लोग मकान छोड़ते नहीं, इसके कारण कर्मचारी यहाँ आ जाते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं या कहीं धर्मशाला इसमें रहते हैं, गेस्ट हाउस में, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि संख्या इसकी कितनी, जो भी होगा संख्या तो निर्धारित है नहीं, ये तो चलने वाली प्रक्रिया है। आज दीपक जी जबलपुर से यहाँ आ गए, कल जाके और के बन जाए।
है HRA बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। मेरे को 2000 HRA मिलता है ना 50,000। अच्छा हाँ समझदार है सर। और EMI लोन लेके सर मकान ले लेते 60,000 रुपए 50,000 रुपए HRA मिलता है। 10,000 रुपए खुद का मकान है। केवल सर 4 इमली में रहने का एक जो ईगो है उसको यदि हटा दे सर तो फायदा ही फायदा है। कैलाश जी, एक आपसे आपके विभाग से जुड़ा प्रश्न है, वो भी जनरल से जुड़ा प्रश्न है। 12 परियोजनाएं चल रही हाउसिंग प्रोजेक्ट पीएम आवास की, आप भी लगातार खबरें पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोजेक्ट या तो अधूरे हैं और उसमें उपभोक्ताओं पर डबल भार आ रहा है, यानी वो EMI भी दे रहे हैं और उन्हें वो मकान प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही है और वो पेमेंट पूरा कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, हितग्राही के लिए, या वो योजनाएं कब तक पूरी होंगी, उन्हें टाइम लिमिट में कुछ आपकी ओर से कोई डायरेक्शन जाएगा क्या? अभी पिछले दिनों सारे कमिश्नर और मेयर्स की हमने बैठक बुलाई थी और सभी जिलों की प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी अधूरे काम हैं उसको करने के लिए हमने वन टाइम कुछ पेमेंट हमने देने का निर्णय लिया है। तो सरकार, अगर नगर निगम के पास पैसे नहीं तो सरकार उनको पैसा देगी और तत्काल वे उसको पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि जो भी हमारे अधूरे प्रधानमंत्री योजना के आवास है वो साल भर के अंदर करीब करीब सभी हमने टारगेट दिया सब कंप्लीट हो जाए और लगभग इसमें हम 80 करोड़ रुपया अलग अलग जिलों के अंदर हम देने वाले हैं। सर, कुछ प्रोजेक्टों को कैचमेंट एरिया पर बना दिया गया है। भोपाल के ही कुछ प्रोजेक्ट है नीलवड़ एरिया में, भोली एरिया में, जहाँ पर तो उनको लेकर क्या TNCT से अप्रूव नहीं लिया गया, कैचमेंट में मर गए हैं, इस वजह से वहाँ कोई खरीद नहीं रहा है। इसको लेकर पता नहीं यार मुझे, ये आज कैबिनेट का विषय था नहीं ये। सर SIR को लेकर SIR को लेकर बोल दीजिए, भारत निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में SIR आज से शुरू होगा। हम तो स्वागत करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है कि SIR, और वैसे कोई ये नई प्रक्रिया नहीं है, हमेशा चुनाव आयोग करता रहा है और करता ही है, पर अभी आवश्यक इसलिए ज्यादा है कि घुसपैठियों की संख्या काफी बढ़ रही है। भोपाल में भी पकड़े गए हैं, इंदौर में भी पकड़े गए हैं और वो आते हैं बंगाल से, नेपाल से घुस जाते हैं जहां हमारी सीमाएं खुली हुई थी। तो जहां अब सारी सीमाओं को हम वापस हमने तार लगाना चालू कर दिया। बंगाल में करीब आधी, लगभग 1600 किलोमीटर से ज्यादा की हमारी बाउंड्रीज है, उसको एकदम सारा कवर करना बड़ा खर्चीला था। तो हमारे दोस्ताना संबंध रहे बांग्लादेश से, नेपाल से, तो हमने कभी वहां पर बाउंड्रीज बनाई नहीं, पर अब वहां सब दूर अब बाउंड्री बनने का काम चालू हो रहा है। पर जो घुसपैठियों के लिए घुसना भारत के अंदर बहुत आसान है और इसलिए बहुत जगह घुसपैठिए आ गए हैं और वे हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो आइडेंटिफाई हो और इसलिए SIR बहुत जरूरी, पहले से होता आ रहा है, कोई नया नहीं है ये। हमेशा चुनाव आयोग 10 साल में एक बार करता ही है, राज्य में 10 साल में करता ही है हमेशा। पर अब विपक्ष ने इसके ऊपर जबरदस्ती आपत्ति उठा ली, इसलिए लोगों को जानकारी हो गई। तो ये कोई नया काम नहीं है, होता है और इसका स्वागत करना चाहिए। आम आदमी को स्वागत करना चाहिए कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर कोई चीज प्रभावित करे तो फिर तो, क्योंकि इस देश की पहचान ही है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, और वो अगर प्रभावित होता है तो सबको इसकी चिंता करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो या नहीं हो, एक नागरिक की हैसियत से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।